Welcome back friends to our DSSB channel that is A1 English 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने TGT PGT इंग्लिश की क्लास में। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं टेस्ट नंबर 18 का लेक्चर नंबर 1 जो कि है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ पे बेस्ड। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Wordsworth ode on intimations of immortality holds the view that वर्ड्सवर्थ का फेमस वर्क है ode on intimations of immortality। intimations of immortality वर्क में वो क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या व्यू है उसका। उसका व्यू क्या है देखते हैं। ए सोल इज नॉन एग्जिस्टेंट, क्या वो ये व्यू रखता है कि सोल नॉन एग्जिस्टेंट है, सोल एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल गलत, ये नहीं है क्योंकि सोल इज एग्जिस्टेंट, सोल ही तो एग्जिस्ट करती है, बाकी शरीर तो नश्वर है। बी चाइल्डहुड इज इमॉर्टल, चाइल्डहुड जो है वो इमॉर्टल है, नश्वर है, अनश्वर है। नहीं, चाइल्डहुड तो ख़त्म होगा, मॉर्टल है वो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जितनी भी स्टेजेस हैं लाइफ की, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे वो एडल्टहुड हो, चाहे वो कोई भी स्टेज हो लाइफ की, तो वो ख़त्म होती ही है, वो नश्वर है, मॉर्टल है। ये भी रॉन्ग हुआ बिकॉज चाइल्डहुड इज मॉर्टल, चाइल्डहुड इज मॉर्टल। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या पॉइंट बता रहा है। सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, सोल जो है वो हेवन में रहती है, कब? इस दुनिया में, इस धरती पे आने से पहले। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक। यही बात वर्ड्सवर्थ ने कही है अपने ओड ऑफ इमॉर्टैलिटी में, क्या कि जो सोल होती है वो पहले हेवन में रहती है। कहाँ पे? हेवन में। कहाँ आने से पहले? इस दुनिया में आने से पहले। D. When we grow older, we do not forget our experiences of heaven. जब जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम we do not forget, हम भूलते नहीं हैं क्या? अपने हेवन के एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जो हमारी सोल है वो हेवन से आई होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और जब हम बोलना शुरू कर देते हैं, we forget the things, द सोल प्रीवियस बर्थ की जो हमें यादें हमें याद होती हैं पहले जन्म की, वो हम भूलते जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। तो ये भी रॉन्ग हो गया बिकॉज वी कीप ऑन फॉरगेटिंग द थिंग्स, हमारी सोल भूल जाती है जो हेवन से जब आई होती है, उस पुरानी यादों को वो फॉरगेट कर देती है। आंसर इज सी। एंड दिस पोयम ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये 2 वॉल्यूम्स में छपी है। कितनी वॉल्यूम्स में? 2 वॉल्यूम्स में छपी है इन 1807, 1807 में। क्वेश्चन नंबर 2, लेट नेचर बी योर टीचर, दिस लाइन इज फ्रॉम लेट नेचर बी योर टीचर। विलियम वर्ड्सवर्थ के इतने सारे जो वर्क हैं उनमें नेचर की, ब्यूटी की, नेचर की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात हुई है। ये लाइन किसकी है? लेट नेचर बी योर टीचर। इट इज़ द लाइन फ्रॉम ए टिंटन एबे, बी टेबल्स टर्न्ड, सी द प्रील्यूड एंड डी द सॉलिटरी रीपर। दीज लाइन्स आर फ्रॉम बी टेबल टर्न, टेबल टर्न की लाइन्स हैं ये, एंड दिस लाइन्स आर फ्रॉम टेबल टर्न विच इज़ अ सेकेंड पोएम। ये सेकंड पोएम है किसकी? लिरिकल बैलेट्स की। और लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश्ड हुआ है? 1798। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसिडर्ड अ पोएम एज अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन? कौन सा ऐसा क्रिटिक है जो कहता है कि एक जो कवि है, एक जो पोएट है, वो मैन स्पीकिंग टू मैन है?
ये लाइन किसने कही है, किस क्रिटिक की लाइन? मैन स्पीकिंग टू मैन is the line of A. Matthew Arnold, B. T.S. Eliot, C. Wordsworth and D. P.B. Shelley. So these are the lines spoken by William Wordsworth. Question 4. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Who suggested the following theory about the poet? Poetry जो है एक spontaneous overflow है, किसका? पावरफुल फीलिंग्स का। एक रिदम में, एक फ्लो में जो फीलिंग्स निकलती हैं उसको कहते हैं पोएट्री। ये लाइंस किसकी हैं? दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ए. एस.टी. कॉलरिज, बी. विलियम ब्लेक, सी. विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डी. पी.बी. शैली। सो दीज आर द लाइन्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ and the concept of poetic diction, concept है poetic diction का जिसके अंदर ये लाइन दी गई है, is given by Wordsworth. और ये poetic diction के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसमें बताया है? पोएटिक डिक्शन की एक्सप्लेनेशन दी है किसमें? इन लिरिकल बैलेट्स। चाहे पोएटिक डिक्शन हो, पोएट्री हो या पोएट्री की डेफिनेशन हो, इन सब चीज़ों की बात उसने लिरिकल बैलेट के अंदर करी है। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ। 5. In which of the following poems occurs the phrase the still sad music of humanity? The still sad music of humanity. So why William Wordsworth किस पोएम में कहता है कि अभी भी वो म्यूज़िक उन्हें सैड लगता है? So because he is revisiting the bank of river Wye. रिवर वाई के बैंक पे वो दोबारा से गया है। कितने साल बाद? पहले वो गया 1793 में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, एंड देन अगेन ही रीविजिटेड, दोबारा से उस रिवर के किनारे वो जाता है बैंक पे 1798 में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, एंड देन अगेन ही फेल्ट दैट द म्यूजिक, द एयर देयर इज वेरी सैड, स्टिल द म्यूजिक इज वेरी सैड. So this is the lines, these are the lines from the poem Tintern Abbey. Tintern Abbey की lines है ये, and this is the last poem. Tintern Abbey जो है ये last poem है किसकी? lyrical ballads की। lyrical ballads जो कि published कब हुआ था? 1798 में, और ये Tintern Abbey इसकी last poem है। एंड टिंटन एबे का एक पूरा टाइटल भी है, टिंटन एबे, इसका पूरा टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड अबव a few miles above Tintern Abbey. And this poem Tintern Abbey is written in decasyllabic. Decasyllabic में लिखी गई है ये lines. These are written in decasyllabic. Decasyllabic blank verse. डेका मीन्स 10 सिलेबल्स यानी 5 पेंटामीटर में ये लाइन्स लिखी गई हैं। 10 मात्रा वाली लाइन, डेका सिलेबिक ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन 6. देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कॉम्पोजिशन. सो कोई भी डिफरेंस नहीं है किसमें?
प्रोज की लैंग्वेज में और पोयम की लैंग्वेज में कोई भी अंतर नहीं है उसकी. देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी डैश डिफरेंस. सो इसमें से क्या आएगा? नेसेसरी डिफरेंस, मैंडेटरी डिफरेंस, असेंशियल डिफरेंस या ऑब्लिगेटरी डिफरेंस. सो द लाइन इज essential difference. There neither is nor can be any essential difference. Question 7. According to Wordsworth, the poet is different from other men in that the poet has, poet जो होता है वो different होता है किससे? और आदमियों से. ठीक है? So in that case the poet has, क्यों डिफरेंट है पोएट और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से? बिकॉज अ पोएट हैज, बताइए इसमें से, क्योटिक एंड रेगुलर, इरेगुलर सेंसिबिलिटी, नो. मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, रैशनल सिंपैथी और इमोशंस. क्या ज़्यादा होता है एक पोएट में? इमोशन ज़्यादा होते हैं, रैशनल सिंपैथी होती है, उसके अंदर सिंपैथी का भाव होता है, या मोर लाइवली सेंसिबिलिटी होती है. इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ मोर लाइवली सेंसिबिलिटी. एक पोएट के अंदर सेंसेशन ज़्यादा होती है और नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो लिविंग बना के उसको सेंसेस दे के सोच सकता है. क्वेश्चन 8. हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेट्स? किसने कोलैबोरेशन में लिखा था लिरिकल बैलेट्स? किसके साथ? वर्ड्सवर्थ के साथ. सो ही वॉज वन एंड ओनली एस.टी. कॉलरिज. एंड एस.टी. कॉलरिज किसके लिए फेमस है? प्राइमरी एंड, ही इज फेमस फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन. और लिरिकल बैलेट्स में टोटल पोएम्स थी 23, जिसमें से स्टार्टिंग की, जिसमें से टोटल 4 पोएम्स वर रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज. एस.टी. कॉलरिज ने कितनी लिखी थी 24 में से? 4 पोएम्स. टोटल 23 पोएम्स में से 4 वर रिटन बाय, 4 पोएम्स बाय एस.टी. कॉलरिज and 19 poems were written by William Wordsworth. And lyrical ballads was published for the first time in, कब सबसे पहले पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट्स? इट वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1798. 1798 में सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ था और इसको लिरिकल बैलेट को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिक एज. ठीक है. और इस लिरिकल बैलेट्स की सबसे पहली पोएम कौन सी थी? लास्ट तो मैंने बता दी थी आपको, टिंटन एबे थी लिरिकल बैलेट्स की आखिरी पोएम. और सबसे पहली पोएम इसकी थी राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. सो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इसकी सबसे पहली पोएम थी. फर्स्ट पोएम थी लिरिकल बैलेट्स की. कौन सी फर्स्ट पोएम थी? द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. किसने लिखी थी? बाय एस.टी. कॉलरिज. एंड लिरिकल बैलेट्स इन्होंने सबसे पहले जब प्रिंट किया, मार्केट में आया, तो उस पर कोई नाम नहीं था, ना एस.टी. कॉलरिज का नाम था, ना विलियम वर्ड्सवर्थ का नेम था. अननोन नेम से ऐसे ही प्रिंट हुई थी
व्हेन इट गॉट फेमस, पब्लिश, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी ये पोएम्स, तब जाके बताया गया था कि ये एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है. क्वेश्चन 9. The original title of which William Wordsworth's following poems was a poem on the growth of individual mind. किस विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम को कहा जाता है ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स माइंड? सो विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी ऐसी पोएम है जिसे ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल माइंड कहा जाता है? इट इज द प्रिल्यूड. प्रिल्यूड को कहा जाता है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एंड इट हैज़ 14 बुक्स. इसमें 14 किताबें हैं प्रिल्यूड की. एंड इट इज रिटन इन 1805. रिटन इन 1805. ठीक है. एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850. दैट इज आफ्टर हिज डेथ. उसकी डेथ के बाद, विलियम वर्ड्सवर्थ जब मर गए तब उनकी डेथ के बाद ये पोएम पब्लिश हुई 1850 में. क्वेश्चन 10. व्हेन वॉज लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड? लिरिकल बैलेट्स पब्लिश ही कब हुआ था? सो इट वॉज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था? 1978 में, 1800 में, 1802 में या 1805 में? सो इट वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1798. ठीक है. फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट. उसके बाद इसमें क्या हुआ? प्रीफेस ऐड हुआ. प्रीफेस ऐड हुआ इसमें किसमें? 1800 में. ठीक है. उसके बाद अमेरिका में ये छपा. इन अमेरिका इट वॉज प्रिंटेड इन 1802. अमेरिका में ये छपा 1802 में इन अमेरिका. एंड पब्लिश्ड इन 1805. क्वेश्चन 11. फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक. वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन क्या है? ए, रीजन इन हर मोस्ट एक्सेलेटेड मूड. बी, नोबल लिविंग एंड नोबल डीड. सी, टायरनी. डी, द वल्गर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट थिंग्स. इमेजिनेशन क्या है वर्ड्सवर्थ के लिए? इमेजिनेशन इज नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड. यानी अच्छी नोबल जिंदगी और अच्छे कर्म इज इमेजिनेशन. नोबल डीड्स. Question 12. Poetry is the first and last of all knowledge. It is as immoral as the heart of man. Who opinioned this? So, poetry पहली और आखिरी है किसकी? Of all knowledge. सब नॉलेज में से सबसे पहली और आखिरी नॉलेज क्या है? पोइट्री. ठीक है. एंड इट इज इमोरल एज द हार्ट ऑफ मैन. ठीक है. मोरल है जैसे इंसान का दिल है उसकी तरह. सो ये बात किसने कही है? इट इज सेड बाय. पोइट्री की जितनी भी बातें हैं पोइट्री से रिलेटेड वो कही हैं वर्ड्सवर्थ ने. किसमें? लिरिकल बैलेड में. इट इज विलियम वर्ड्सवर्थ. क्वेश्चन 13. Where did Wordsworth first present his views on the nature and function of poetry? वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले प्रेजेंट किए थे अपने व्यूज नेचर पे और फंक्शन ऑफ पोएट्री पे. कहाँ? इन अ सेपरेटली ब्रॉड सप्लीमेंट, इन अ टेबल टॉक, इन अ रीजॉइंडर टू कॉलरिज, इन एन एडवर्टीजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स. तो कहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने अपने पहले फर्स्ट प्रेजेंट किए थे अपने व्यूज नेचर के ऊपर?
सबसे पहले व्यूज़ अपने नेचर के ऊपर प्रेजेंट किए थे वर्ड्सवर्थ ने, कहाँ? इन एन एडवर्टीजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। सबसे पहले नेचर पे और फंक्शन ऑफ पोइट्री पे अपने व्यूज़ लिरिकल बैलेड्स में प्रेजेंट किए थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोइट्री से रिलेटेड फंक्शन ऑफ पोइट्री, ये डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, ये सब किस में है? हमें किस में मिलेगा? लिरिकल बैलेड्स में। Question 14. Wordsworth states that the central aim of the poem in the lyrical ballads is to choose incidents and situations from dash life. So Wordsworth ने ये स्टेट किया है कि सेंट्रल एम होता है किसका? पोएम का। The central aim of the poem in the lyrical ballads is to choose incidents and situations from कैसी लाइफ से, कैसी ज़िंदगी से और कैसी लाइफ से हमें सिचुएशंस लेनी चाहिए। ए एवरीडे लाइफ से, बी रस्टिक लाइफ से, सी कॉमन लाइफ से, डी ऑर्डिनरी लाइफ से। सो सी कॉमन लाइफ, यानी कि आम जिंदगी से, आम जिंदगी के इंसिडेंट्स और सिचुएशन से हमें जो है पोएम्स की इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। क्वेश्चन 15. In 1798 edition of the lyrical ballads did not contain which of the following? 1788 में जो लिरिकल बैलेड्स का क्या आता है? एडिशन आता है, वो कंटेन, वो उस पर क्या नहीं होता? जो सबसे फर्स्ट एडिशन है लिरिकल बैलेड्स का, दैट डज नॉट हैव, उसमें क्या कमी होती है? उसमें क्या चीज़ नहीं होती? ए 19 पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ नहीं होती, बी आर्केइक स्पेलिंग्स एंड टर्म्स नहीं होती, सी नेम ऑफ द ईदर पोएट नहीं होता, या फिर डी द इडियट बॉय नहीं होता। 19 पोएम्स भी होती हैं, आर्केइक स्पेलिंग्स भी होती हैं, इडियट बॉय भी होता है, क्या नहीं होता? नेम नहीं होता, द नेम ऑफ द पोएट। सो लिरिकल बैलेड्स जब पहली बार छपता है तो दोनों पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज अपना नाम उस पर नहीं लिखते। सो उस पर क्या नहीं होता? पोएट का नाम नहीं होता। क्वेश्चन 16. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन्ड इन द लाइन इन द पोएम्स लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे? सो कौन सी रिवर की बात हो रही है इस पोएम में? टिंटन एबे पोएम में कौन सी रिवर पे जाते हैं कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। ही गोज नियर द बैंक ऑफ रिवर वाई, रिवर वाई के पास जाते हैं कौन कौन? सिस्टर डोरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। So it is option number B, river Wye. Question 17. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. So these lines are from which poem? ये lines किस poem की है? A. टिंटन एबे, B. डैफोडिल्स, C. सॉलिटरी रीपर एंड D. एजुकेशन ऑफ नेचर। These lines are from सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर में क्या होता है? There was a Scottish girl, एक स्कॉटिश गर्ल होती है विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल एंड शी वॉज सिंगिंग सम सॉन्ग, कोई सॉन्ग गा रही होती है जो किसी को नहीं पता कि वॉट शी इज सिंगिंग, नो बडी नोज, बट शी इज सिंगिंग सम नोट्स, कुछ कुछ तो वो गा रही है, ठीक है। एंड शी इज सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, पर उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। तो these are the lines from the Solitary Reaper which is about the Scottish girl.
Question 18. Which of the following works is a product of later phase Wordsworth career? इनमें से कौन सा काम है जो प्रोडक्ट है किसका? लेटर फेज का काम है. किसके लेटर फेज का काम है? वर्ड्सवर्थ के करियर में काफ़ी लेट आता है वो काम, लेट फेज में आता है. ए द बॉर्डर्स, बी द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, सी एन इवनिंग वॉक, डी द थॉर्न. सो द आंसर इज द बॉर्डर्स. द बॉर्डर्स जो है दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ लास्ट फेज वर्क एंड ऑल्सो दिस इज अ वर्स. ये वर्स में यानी पोएम की फॉर्म में है. वर्स ट्रेजेडी है एक. इट इज अ वर्स ट्रेजेडी एंड दिस ट्रेजेडी इज रिटन इन ब्लैंक वर्स. Written in blank verse. And the Borderers was written during the rule of, किसका राज चल रहा था उस समय? During the rule of King Henry III. So under the reign of King Henry III. Next question 19. In which of the following poems does the poet expresses whatever the theme, song could have no ending? मतलब थीम कुछ भी हो, हमें नहीं पता कि वो क्या गा रही थी. जब विलियम वर्ड्सवर्थ उसके वहाँ से निकल के जा रहे थे पास से, तो उनको नहीं पता whatever she was singing, but she was singing very स्वीटली जस्ट लाइक अ नाइटेंगल. गा कुछ भी रही हो पर गा ऐसे रही थी कि जैसे कोई नाइटेंगल गा रही हो. और उसका गाना नेवर एंडिंग था, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था और चलता ही जा रहा था. वो गाती जा रही थी और साथ साथ काम करती जा रही थी. सो दीज आर द लाइन्स फ्रॉम ए टू अ स्काईलार्क, बी द सॉलिटरी रीपर, सी द प्रील्यूड एंड डी एजुकेशन ऑफ नेचर. So these are the lines from B, the solitary reaper. Question 20. In which of the following poem do we get the reference of Proteus and Old Triton? हमें किस पोएम में से रेफरेंस मिलता है किसका? प्रोटियस का और ओल्ड ट्राइटन का. बताइए किस में बात हो रही है प्रोटियस की और ओल्ड ट्राइटन की? ए ओड टू द वेस्ट विंड में, B the world is too much with us, C the ode on a Grecian urn, and D daffodils. So it is the world is too much with us. Question 21. Wordsworth first poem, वर्ड्सवर्थ की पहली पोएम थी, उसका नाम था एन इवनिंग वॉक. ये वर्ड्सवर्थ का पहला वर्क है. एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश पोएट्स. और इवनिंग वॉक में झलक दिखती है किस किस की? रोजेट की, राउचर की, डेलीबी की. ये 3 पोएट्स की झलक इवनिंग वॉक में दिखती है. ठीक है. एंड दीज 3 पोएट्स, वो पूछ रहा है कि कहाँ के हैं ये तीनों पोएट. दीज 3 पोएट्स आर इटालियन, फ्रेंच, ग्रीक और रोमन. दे आर फ्रेंच पोएट्स. वॉक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, पहली बार ये पब्लिश हुई थी कब? 1793 में. Question number 22. At whom did Matthew Arnold write in his poem Memorial Verses? He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. तो मेमोरियल वर्सेस बहुत फेमस वर्क है किसका? मैथ्यू अर्नल्ड का. और अपने इस फेमस वर्क में मेमोरियल वर्सेस में मैथ्यू अर्नल्ड ने 3 पोएट्स की बात की है. गॉथे की, लॉर्ड बायरन की एंड विलियम वर्ड्सवर्थ की. 3 पोएट्स की बात की है. और इनकी गॉथे की और बायरन की
को कंपेयर किया है किसके साथ? वर्ड्सवर्थ के साथ। वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक लेगेसी है उसको कंपेयर किया गया किससे? कंपेयर किया गया है लॉर्ड बायरन और गॉथे की पोएटिक लेगेसी से, ठीक है। एंड दीज लाइन्स, ये जो लाइन है कौन सी? ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ। ये लाइन स्पेशली कही गई है सिर्फ वर्ड्सवर्थ के लिए, क्योंकि ये एक एलिजी है, मेमोरियल वर्सेस, जो कि मौत पे लिखी गई है। किसके? विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत पे लिखी गई है। किसने लिखी है? मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है। क्वेश्चन 23, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू डैश अ मैन, इट इज ट्रू एंडोर्ड विद मोर लाइवली डैश, मोर डैश एंड टेंडरनेस। तो वर्ड्सवर्थ की पोएम के अकॉर्डिंग जो पोएटिक डिक्शन दी है वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स में, और पोएट के बारे में और पोएम के बारे में जो बातें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग एक पोएट जो है वो क्या है? अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन, इट इज ट्रू एंडोर्ड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, more dash and tenderness, more enthusiasm and tenderness. तो ये किस ऑप्शन में है? सबसे पहले हम देखेंगे मैन स्पीकिंग टू मैन किस ऑप्शन में है। एक ही ऑप्शन में है, मैन स्पीकिंग टू मैन, इट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 24, will no one tell me what she rings? Perhaps the plaintive numbness flow. The above mentioned lines appear in what? Which poem? कि कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है, बस वो ऐसा गा रही है जिससे हम नम हो जा रहे हैं, नमनेस फ्लो हो रही है। सो what she is singing? These lines are from A. True Love, B. Solitary Reaper, C. Daffodils and D. Tinton Abbey. These lines are from Solitary Reaper, in which a Scottish girl is singing song while reaping the crops. Crops काटते वक्त वो लड़की गाना गा रही है and Wordsworth वहाँ से निकल रहा है and he is listening to the song. Question 25, the line "Thy soul was like a star and dwelt apart" appear in वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम लिखी है किस पे? अपने मिल्टन पे। तो वर्ड्सवर्थ की पोयम है जिसका क्या नाम है? टू मिल्टन। एंड इसका सबटाइटल क्या है टू मिल्टन का? लंदन 1802। So your answer will be A. Question 26. In Wordsworth The Solitary Reaper, the solitary highland lass is वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है सोलिटरी रीपर, उसमें सोलिटरी रीपर जो है, जो गर्ल है, हाईलैंड लैस मतलब जो सोलिटरी गर्ल है, स्कॉटिश गर्ल है। गर्ल इज फ्रॉम विच प्लेस? जो गर्ल है वो कहाँ से है? ए अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, बी अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, सी अ गर्ल फ्रॉम इंग्लैंड, डी अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स। सो शी इज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। वर्ड्सवर्थ वर्क द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है बॉर्डरर्स, जो कि क्या है? एक वर्स ट्रेजेडी है, ठीक है, वर्स ट्रेजेडी है। और किस में लिखा गया? ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है। सो अब हमें बताना है ऑप्शन में से इट इज़ अ प्रोज ट्रेजेडी, वर्स ट्रेजेडी,
epic poem or ode poetry. Borders is a verse tragedy. वर्स फॉर्म में लिखी गई है, पोएम की फॉर्म में. क्वेश्चन 28. हु इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द रोमांटिक पोएट्री? रोमांटिक पोएट्री ज़्यादा से ज़्यादा किसने लिखी है? कौन है सेंट्रल फिगर है रोमांटिक एज का, रोमांटिक पोएट्री का? इट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, टी.एस. इलियट और कमला दास. इट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ. क्वेश्चन 29. आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग. हमारा जन्म मात्र सोना और भूल जाना है. ये किसकी लाइंस हैं? दीज आर द लाइंस फ्रॉम ए. टिंटन एबे, बी. द रेक्ल्यूज, सी. द प्रिल्यूड एंड डी. द इमॉर्टैलिटी ओड. These are the lines from the Immortality Ode. Question 30. Who refers William Wordsworth as an ever-enduring man? कौन विलियम वर्ड्सवर्थ को कहता है कि वो एवर एंड्यूरिंग यानी प्रयास करते रहने वाला व्यक्ति है विलियम वर्ड्सवर्थ? ये लाइन कौन कहता है उनके बारे में? ए. जॉन कीट्स, बी. एस.टी. कॉलरिज, सी. पी.बी. शेली एंड डी. डॉक्टर जॉनसन. सो इट इज सेड बाय हिज फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज. Thank you for being with me. You can join me on Telegram, Facebook, Instagram and